और बहुत अच्छे समझेंगे। पहले ये समझना कि मशीन, जब से आप ना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे ना मशीन में पढ़ना क्या होता है, तब से आपको चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। तो आपको मैं बेसिकली थोड़ा आराम से बोलूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरे ना मशीन का आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दूं। तो बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ भी आपको लिखना नहीं है बेसिकली। आज आराम से सिर्फ सुनो, ठीक है? सिर्फ सुनो। बाकी जो लिखने वाला पोर्शन है वो करवा दिया जाएगा। बहुत ध्यान सुनते रहो, और जहाँ कोई प्रॉब्लम आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है? ओके। तो देखो, ये जो पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन है हमारी, इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन को चार पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसको चार पार्ट में कौन कौन है? ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, उसका डीसी मशीन, देन सिंक्रोनस मशीन। और याद रखना, ये जो मैं 1 डेढ़ घंटे वाले बोलने वाला हूँ, इसमें बहुत क्वेश्चन तुम्हारे फ्रेम हो जाएंगे। एग्जाम में तुम्हारे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होंगे। कभी भी ये मत समझना कि जो चीजें लिखवाई जाती सिर्फ वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बिल्डअप होता है, और कॉन्सेप्ट जब तुम बातों को ना इंटरेस्ट लेके सुनते हो ना, तो फिर वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, ठीक है? जो भी आपको नया पॉइंट लगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, वो आप लिखते चलना, कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके आपके ऊपर है, ठीक है? आप देख लेना अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगे तो। चलो, तो क्या मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी मैं चारों आपके सामने चारों के चारों मशीन रखने वाला हूँ, ठीक है? ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, डीसी और सिंक्रोनस। इसके बाद एक पोर्शन और होता है, दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ मोटर्स। वो हम एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला क्वेश्चन कि इन चारों में से इन चारों में से आपके कितने मशीन है जो कि स्टैटिक हैं? इन चारों में से कितने मशीन है जो कि स्टैटिक हैं? तो देयर इज ओनली वन मशीन, दैट इज ट्रांसफार्मर विच इज स्टैटिक। अदरवाइज इंडक्शन, डीसी, सिंक्रोनस मशीन, दीज आर व्हाट? कौन सी डिवाइस बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो। अगर स्टैटिक नहीं बोलेंगे तो कौन सा बोलेंगे? डायनेमिक, ठीक है? डायनेमिक का मतलब, अच्छा, एक बात बताना, मेरी बात सिंपल, मैं बहुत ध्यान से सुनना, और हर एक क्वेश्चन का सब लोग आंसर देने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे बेसिक चेक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेसिक मैं यहाँ पे आपके चेक करना चाहता हूँ। तो आप मुझे सिंपल से एक बात बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों मशीन में से किसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है? किसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का होता है? मतलब बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट किसमें होता है? मतलब एक का फ्लक्स दूसरे से जाके लिंक हो रहा है, किसमें होता है? देखो, आधे से ज्यादा लोग गारंटी के साथ देता हूँ सही आंसर नहीं दोगे। ऐसे कितने मशीन है जिसमें, वेरी गुड। अब यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड, कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी मशीन है, सब में क्या होने वाला है? सबका एक बेसिक फंक्शन है, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स। दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स। सब में सबका कॉन्सेप्ट है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है? सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मशीन में तुम्हें एक ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, उसी से सारी चीजों को रिलेट करता चलूंगा। तो ट्रांसफार्मर क्या था? स्टैटिक डिवाइस। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें इन चारों को एक साथ दिखाता हूँ, क्या ये चारों आपके सामने दिख रहे हैं मशीन? चारों मशीन आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे अब ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? बेसिकली ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। चलो, बट स्टिल देयर इज ए प्राइमरी वोल्टेज एंड देयर इज ए सेकेंडरी वोल्टेज। और ये बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है?
मतलब इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? म्यूचुअल फ्लक्स या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। कौन काम कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब एक बात समझो, क्या अगर चलो ट्रांसफार्मर को एक साइड में रख दिया जाए, अभी बाकी के तीन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस, बाकी डायनेमिक डिवाइस है। तो अगर मोटर को एक डीसी, अच्छा ये वाला क्या है बताना जरा, ये क्या है जो आपके सामने दिख रहा है? ये कौन सा मशीन है? एनीवन? कौन सा मशीन है ये? अगर सिर्फ देख के बताना हो आपको, सिर्फ देख के बताना हो तो ये कौन सा मशीन है? सेकेंड वन। कोशिश करो सब लोग आंसर देने के, इससे ना मुझे आपका इंटरेस्ट पता चलेगा, मतलब डेवलप मैं करना चाह रहा हूँ आपका इंटरेस्ट। देखो, पढ़ तो लोगे, रट तो लोगे, लेकिन रटना नहीं है यहाँ पे। सिंपली क्या करना है? समझना है चीजों को। एक दो दिन क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको सिंपली चीजों को ना बेसिक बिल्डअप करूंगा। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, थ्योरेटिकल पे आऊंगा ना, तो बहुत आसान लगेगा आपको। बस समझो, तो ये क्या है? बेसिकली इंडक्शन। चलो, अब इस इंडक्शन में, अच्छा इंडक्शन में भी ये कौन सा रोटर है? एनीवन? इंडक्शन में भी ये कौन सा रोटर है? स्क्वायरल केज। कौन सा है? स्क्वायरल। एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्क्वायरल केज। तो जो स्लिप रिंग होता है उसमें लगी होती है वाइंडिंग्स, ठीक है, और एक क्या है? स्क्वायरल केज। तो सिंपल ए स्क्वायरल केज। अच्छा एक बात, एक आप यहाँ पे जरा एक छोटी सी बात को समझना बहुत ध्यान से। आपको आपको हाँ, वाउंड रोटर स्लिप रिंग या फिर, ठीक है, वाउंड रोटर स्लिप रिंग। अच्छा यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो स्टेटर है, जैसे मानो सपोज अभी मैं इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूँ, तो मोटर की जो सप्लाई आएगी कहाँ पे आएगी? अभी मैं सेकंड केस में हूं, आप मुझे आंसर देते चलो, उससे मुझे मतलब सप्लाई कहाँ पे आएगी? स्टेटर पे या रोटर पे? स्टेटर पे। ओके, अगर ये जनरेटर है, अगर ये जनरेटर है तो सप्लाई कहाँ पे आएगी? अगर ये जनरेटर है तो सप्लाई कहाँ पे आएगी? बोलो। अगर ये जनरेटर है, डीसी जनरेटर, मतलब ये इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, तो सप्लाई कहाँ पे आएगी? रोटर पे। पहली बात तो अगर जनरेटर है तो सप्लाई देना ही क्यों यार? आप तो उसमें मैकेनिकल इनपुट दोगे ना। भाई साहब, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट करता। ठीक है, चलो। तो अब पहली बात कि आप इसमें जनरेटर सप्लाई, जनरेटर से आप मैकेनिकल इनपुट दोगे, तो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इनपुट आप किसके घुमाओगे? स्टेटर को घुमाओगे, रोटर को घुमाओगे? रोटर को घुमाओगे। चलो, अब एक बात बताना, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुमको लगता है कि जो तुम्हारे सामने इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन रखी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने एक रोटर पे मैकेनिकल इनपुट दे दिया और रोटर तुम घुमाने लगे, तो क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा? मुझे बता दो, यस या नो। बहुत डीप बातें चल रही हैं, ठीक है, और आई होप कि सब लोग डेप्थ में, इन डेप्थ अपना इंटरेस्ट लो और पार्टिसिपेट करो। जो भी मैं बातें पूछ रहा हूँ यार, ये सब बातें ना बहुत, वी नीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वी नीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द राइट आंसर। अब आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। व्हाट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? मतलब आप तो अगर आपसे चलो एक ऐसे बंदे को नहीं पता कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो काइंड आप उसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना, तो आप उसे क्या बोलोगे कि और मुझे क्या देना पड़ेगा इंडक्शन मोटर को, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? एक्चुअली, एक्चुअली इट नीड्स रिएक्टिव पावर। इतना समझो, जो जो पावर
ऐसा पावर जो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिएक्टिव पावर। अगर उस पावर को हम एज अ यूज कर रहे हैं, टॉपिक मशीन स्टार्ट करा हुआ है तो अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। सारे मशीन को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग पे ज्यादा बर्डन हो जाए, बट आई होप कि सब लोग रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब जो आपका इंडक्शन मशीन है, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ, अगर इंडक्शन जनरेटर की बात करूं तो इंडक्शन जनरेटर में सिर्फ अगर तुमने रोटर इनपुट दिया, मैकेनिकल इनपुट, तो क्या वो चलेगा? नहीं, इट नीड्स रिएक्टिव पावर। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, चलो, अगर इंडक्शन जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी? चलो बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम अल्टरनेटर क्यों यूज करते हैं? हम इंडक्शन जनरेटर क्यों यूज नहीं करते हैं? एनीवन? हम अल्टरनेटर ही क्यों यूज करते हैं? हम इंडक्शन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज क्यों नहीं करते? कभी सोचा है आपने? रिएक्टिव पावर की नीड अलग से। क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अल्टरनेटर चलाते हो, वहां पे आप जो मैग्नेटिक फील्ड देते हो अलग से डीसी सप्लाई के फॉर्मेट में, वो भी तो एक अलग से सप्लाई दे रहे हो, यस या नो? तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे इंडक्शन, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कि देखो, चलो डीसी जनरेट नहीं कराना हमने, क्योंकि हम यूज करते हैं डीसी सप्लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें डीसी जनरेट नहीं कराना, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम इक्विपमेंट है वो एसी इक्विपमेंट है। तो एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दो साधन है हमारे पास। एक तो सिंक्रोनस अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर, और एक इंडक्शन जनरेटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज असिंक्रोनस मशीन, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इंडक्शन जनरेटर क्यों नहीं यूज कर सकता, मैं अल्टरनेटर ही क्यों प्रीफर करते हैं हम लोग? मेरा क्वेश्चन ये है। कोई ऐसा जिस, अभी तक मुझे एक भी सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिला हुआ है। स्लिपरिंग एक्साइटर नहीं है, नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात, आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एन एस इक्वल टू 120 F/P। ये तो आई होप सबने सुना होगा, एन एस इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। ये डेरिवेशन भी कराएंगे, जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो इसका डेरिवेशन कराएंगे, सब कुछ कहां से आता है, एक एक पॉइंट। तो अभी मुझे आप ये बताओ, अगर मैं यहां से एफ की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा? एन एस इंटू पी अपॉन 120। किसी को कोई दिक्कत? एफ को एक साइड ले गया, एन एस को एक साइड ले गया, किसी को कोई दिक्कत? यहां से रिलेट कर लो आप, यहां से देखो, ठीक है। देखो, एन एस, एफ को एक साइड, एन एस को। अब एक बात बताओ, अब आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपका इंडक्शन जनरेटर है, इंडक्शन जनरेटर में जो स्टेटर एंड स्टेटर की फील्ड होती है और जो रोटर की स्पीड होती है, क्या दोनों की स्पीड सेम होती है? बोलो। इंडक्शन जनरेटर में क्या स्टेटर की फील्ड और रोटर की स्पीड, एनएस एंड एनआर, क्या दोनों सेम होता है? आंसर इज नो, ठीक है। कहने का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्या होएगा? स्लिप होएगा, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। क्योंकि अच्छा, अगर क्या होगा अगर एनएस इक्वल टू एनआर हो जाएगा? क्या होगा अगर एनएस इक्वल टू एनआर हो जाएगा? क्या वहां पे कोई इंडक्शन प्रोसेस होगा? नो फ्लक्स कटिंग, ठीक है। तो मतलब वो इंडक्शन मशीन रहा ही नहीं, एक्चुअली वो सिंक्रोनस मशीन में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक बात बताओ, मेरी बात, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हमने क्या बोला कि कोई भी, अगर मतलब आपने एक चीज तो श्योर हो, सब एक बात क्या सबको समझ में आ गई कि अगर इंडक्शन मशीन है तो उसमें एनएस इक्वल टू एनआर कभी नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है?
ठीक है, ठीक। तो समझो जरा, यहाँ पे यहाँ पे ये जो होता है ना, ये होता है रिलेटिव स्पीड। तो एक बात बताओ, अगर आपकी रिलेटिव स्पीड वेरिएबल है, अगर आपकी रिलेटिव स्पीड वेरिएबल है, तो क्या कभी आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा? अगर आपकी रिलेटिव स्पीड वेरिएबल है तो क्या आपको कभी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम इंडक्शन जनरेटर यूज नहीं करते, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन जनरेटर वी कैन नॉट गेट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जब एनएस इक्वल टू एनआर नहीं है, जबकि यही जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो उसमें एनएस इक्वल टू एनआर हो जाता है और हमें नियरली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया कि हम इंडक्शन जनरेटर क्यों यूज नहीं करते? यस या नो? ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब लेकिन तो कहने मतलब यहाँ पे अब देखो, सारा देखेंगे कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब एक बोलते हैं ना, मैं आपको 0.0001% 1% कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कहने मतलब बहुत सी चीजें हैं डिटेल में, बहुत सी चीजें जानेंगे। तो कहने मतलब ये आपका हो गया इंडक्शन जनरेटर। अब जरा डीसी में आते हैं, अब जरा डीसी में आते हैं। अच्छा, इन तीनों में अगर मैं इन तीनों में अगर ये जो चार आपके सामने हैं, एक बात बताओ, इन चारों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अगर मैं बोलूं कि आपके साथ सिर्फ आपके पास सिर्फ दो वर्ड हैं डिफाइन करने के लिए, इन चारों मशीन का म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, क्या एक बात बताना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, चलो एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं बात है। क्या आप सबको लगता है कि चारों में सेम कॉन्सेप्ट है? बोलो, सोच समझ के आंसर दो यार, इतना अभी तो बस बेसिक चेक कर रहा हूं मैं आपका। मुझे क्या आपको इंच वन, देखो मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। अब इसमें से बताओ म्यूचुअल इंडक्शन किसका किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? 1 2 3 4, म्यूचुअल इंडक्शन किसका किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया संदीप का, 1 2 एंड 4। यार देखो, ट्रांसफार्मर ना, ट्रांसफार्मर जो है उसी का, जितने भी, इतना जान लो, जितने भी एसी मशीन हैं वो सारे क्या होने वाले हैं आपके म्यूचुअल, मतलब फ्लक्स कटिंग। बेसिकली क्या है? फ्लक्स कटिंग, समझो मेरी बात, फ्लक्स कटिंग। ठीक है, तो फ्लक्स कटिंग आपका तीन चीजों में होना है। जब भी एसी सप्लाई दोगे फ्लक्स कटिंग यहाँ पे होने वाली है। तो क्या इसका मतलब फ्लक्स कटिंग यहाँ पे नहीं होगा? अगर मैं बोलूं क्या डीसी में फ्लक्स कटिंग होगा, यस या नो? डीसी में फ्लक्स कटिंग होगा, यस या नो? होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। फ्लक्स कटिंग तो हर जगह, बिना फ्लक्स के तो कोई मशीन ही नहीं है। समझो जरा, बिना फ्लक्स के तो कोई मशीन ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग ना पूरा एकदम, होता है ना कि एकदम कंप्लीटली छोड़ दो, अपना दिमाग साइड में रख दो, बस जैसे होता है ना कि बस जो जो पूछते जा रहा हूँ बताते चलो। और चीजें आपकी एक इस तरीके से बाइंड अप होती चली जाएंगी ना, मशीन में आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे अपने ऊपर। ठीक है, बस जैसे जैसे जो जो चीजें पूछी जा रही है आपसे वो बताते चलो। देखो, पहली बात तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है,
यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। चलो अभी साइन थीटा को हटा देते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा देखो, जब भी, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कभी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा जो उस कंडक्टर को रोटेट करेगा। क्या मेरी लाइन सबको समझ में आ रही है? फिर से सुनो, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जैसे देखो ये क्या है, ये आपके सामने क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि या परमानेंट मैग्नेट है? अभी तक जब तक मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया हुआ है तब तक ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट। बट अगर यहाँ पे मैंने एक वायर डाल दिया और इसमें मैंने सप्लाई दे दी तो अब इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोल दो। नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इसी को जैसा सप्लाई दोगे उसी के हिसाब से कनेक्शन होएगा, कि सीरीज बोल देते हैं, शंट बोल देते हैं, जैसा आप मर्जी आप वैसा उस तरीके से चीजों को बोल सकते हो। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? डीसी मशीन का स्टेटर बनाया हुआ है, डीसी मशीन का रोटर बनाया हुआ है। ये क्या बनाया हुआ है? चलो अब यहां पे आपके सामने मैंने क्या बना दिया, अब इसमें मान लो मैंने कंडक्टर रख दिया, अगर सपोज इस पे कंडक्टर रख दिया, इसमें अगर मैंने क्रॉस दे दिया, जल्दी बताओ क्रॉस मतलब क्या है? करंट अंदर जा रहा है इनवर्ड्स या बाहर की तरफ आ रहा है? इनवर्ड्स। ओके, चलो किसी को डाउट है? देखो सिंपल सा मैंने बताया भी हुआ है, तरीका भी बताया हुआ है कि जो आप एरो देखते हो ना, एरो, हाँ वेरी गुड, एरो, तो एक्चुअली यहीं से लिया ही गया है ये ना। देखो आप समझो जरा, तो जब आपके सामने एरो आ रही होती है तो आपको क्या दिखेगा? टॉप दिखेगा या फिर इस तरीके से क्रॉस दिखेगा? जब आपके सामने आ रही है आपको क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। जब आपके किसी ने आपके ऊपर तीर मारा, एरो मारा, तो आपको क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट दिखेगा तो इसका मतलब क्या आ रहा है? करंट आपकी तरफ मतलब बाहर आ रहा है। हाँ दर्द होगा, सही बात है, नहीं वो लगने तक का वेट नहीं करेंगे ना, मतलब देख के हट जाएंगे, साइड हट जाएंगे, ठीक है, इतने बेवकूफ नहीं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये क्या करना है आपने कि ये आपके बेसिकली आपके साइड आ रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ टॉप व्यू, ठीक है, और ये आपका इनवर्ड्स, ठीक है। चलो इसमें तो आई होप किसी को दिक्कत, जब आप पीछे से जैसे आप किसी के ऊपर एरो मारोगे ना तो आपको इस तरीके से क्रॉस दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा, तो दैट इज इनसाइड। चलो अब अब एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर मैंने यहाँ पे करंट दिया, सप्लाई दिया, बाहर से दिया, अगर मैं सप्लाई दे रहा हूं इस रोटर में, तो मुझे बताओ ये मोटर है, रोटर है, सॉरी मोटर है या जनरेटर है? डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है? मैं सप्लाई बाहर से दे रहा हूँ, मोटर है, मैं सप्लाई मतलब क्या है, ये मोटर है क्योंकि मैं सप्लाई बाहर से दे रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये है क्या? क्या मेरा स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा
तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रेड वाला जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो, यस या नो, बाहर से सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब ये करंट कैरिंग कहाँ रखा गया है, बताना जरा, ये रखा कहाँ गया है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट एक्सटर्नल, याद रखना, एक्सटर्नल, इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो सिंक्रोनस मशीन में बताएंगे, ठीक है। खैर, तो अब बताओ, अब एक होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं लो रेंज फोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जब किसी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर बॉडी में लगता है ना, तो उसको बोलते हैं टॉर्क, उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द रेडियस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो क्या क्या सबको समझ में आएगा कि ये मोटर काम कैसे करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, जो उस फोर्स जो उसको रोटेट करेगा, ये तो मोटर का है। अगर इसी का उल्टा सोच के देखो कैसा, यार तुम्हें क्या लगता है साइंटिस्ट तुम्हारे जैसे ही रहे होंगे, उल्टा सोचो जरा, उल्टा सोच के देखो क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, उल्टा सोच के देखो क्या आ रहा है उल्टा सोच के देखो क्या आ रहा है। जनरेटर, मैं तुमसे जनरेटर, मैं तुमसे जनरेटर का कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, दिमाग पे जोर लगाओ, फोर्स लगानी पड़ेगी, समझो, चलो, सही है, सही है, सही है। जब हम, देखो, एक बात बताओ, अगर 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 करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड, किस करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर फोर्स लग रहा था। उल्टा सोचो, जब कोई कंडक्टर पे, जब किसी कंडक्टर पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाया जाएगा तो क्या उसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, यस या नो। बहुत ही लेम लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, फिर से सुनो। तुमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, जल्दी बोलो, फोर्स, यस या नो। करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हुआ। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोच के देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स लूं, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, बताओ क्या प्रोड्यूस होगा, जल्दी बोलो, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, हाँ मतलब बिजली, ठीक है। अब बताओ ये किसका कॉन्सेप्ट है, मोटर का, जनरेटर का, मोटर का। और एक किसका कॉन्सेप्ट है, जनरेटर का। यार, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, समझ रहे हो, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं। खैर, तो कहने मतलब ये तुम्हारा डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इंडक्शन मोटर डीसी ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा सिंक्रोनस में थोड़ी सी बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे आपका क्या है सबसे बड़ी बात, इन दोनों में डिफरेंस देखना जरा, इन दोनों में डिफरेंस देखना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इंडक्शन इसको क्या बोलते हैं, बताओ जरा, सिंक्रोनस है असिंक्रोनस, जल्दी बोलो। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन को सिंक्रोनस बोलते हैं असिंक्रोनस, असिंक्रोनस। क्यों, क्यों,
क्योंकि NS इज नॉट इक्वल टू NR, NS इज नॉट इक्वल टू NR। इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि NS इक्वल टू NR। अच्छा, एक बात बताना, व्हाट इज NS? व्हाट इज NS? किसकी स्पीड, मेरी है तुम्हारी? अरे इस सिंक्रोनस स्पीड, किसकी स्पीड? अच्छा, स्टेटर की, वाह वेरी गुड। ऐसा कौन सा स्टेटर है भाई साहब जो एनएस स्पीड से घूमता है, मुझे बताना तो। स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है एनएस। व्हाट इज एनआर? व्हाट इज एनआर? रोटर स्पीड। दिस इज सिंपल, दिस इज रोटर स्पीड। ठीक है, चलो। तो अब इसमें ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वेरिएबल या कांस्टेंट? फ्रीक्वेंसी वेरिएबल कांस्टेंट? जितना अभी तक आपको बताया मैंने उसके हिसाब से आंसर तो बता सकते हो ना यार। अभी ये सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी नियरली क्या आएगी, नियरली क्या आएगी, कांस्टेंट। हालांकि हालांकि इसमें भी फ्लक्चुएशन होता है। कोई मुझे बता सकता है कितने का फ्लक्चुएशन है? हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रीक्वेंसी होती है उसमें फ्लक्चुएशन कितना है? एनीवन? प्लस माइनस 3 पर। भाई साहब वो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज प्लस माइनस 6% एंड फ्रीक्वेंसी इज प्लस माइनस 3%। ठीक है, मतलब अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये कितना जा सकता है, 51.5 जा सकता है। कभी अगर आप पावर प्लांट विजिट करना तो वहां पे ना एक बड़ा सा मीटर लगा होता है, वहां पे स्पेशली फ्रीक्वेंसी दिखाया जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ 48.5 51.5 कितना परसेंट का वेरिएशन है, बताना जरा। परसेंटेज निकालने आता है तो बता दो। दिस इज द मैक्सिमम। 48.5 से अगर कम चला गया फ्रीक्वेंसी, समझ जाओ सिस्टम गड़बड़ है। हाँ जी, पावर प्लांट में। 48.5 से कम नहीं जा सकता, 51.5 से ज्यादा नहीं जा सकता फ्रीक्वेंसी, याद रखना। क्योंकि यार आइडियली कितना चाहिए, 50 हर्ट्ज, बट 50 हर्ट्ज हमें कभी कभी रेयर मिलता है। तो मतलब 50 से 51, 50.1, 50.2, 50.3। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये जो 48.5 51.5 बोल रहा हूँ, बताना जरा कितना परसेंट का वेरिएशन है ये? प्लस माइनस 3%। क्लियर? पंकज 1.5 नहीं 1.5 तब बोलते जब मैं 100 पे ले रहा होता ना। 50 पे लिया हो तो डबल कर दो परसेंटेज। हाँ, अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हो तो दैट इज ओके, 1.5 का वैल्यू डिफरेंस। ठीक है, खैर। तो कहने का मतलब ये आपके थोड़ा सा ये। अच्छा अभी बताओ मुझे एक बहुत ही छोटा सा, थोड़ा सा स्मॉल सा आइडिया लगा कि नहीं चारों मशीन के बारे में? इन चारों में से एसी कितने हैं? 3 है। एसी ए बी है, ए बी एसी, ए बी एसी। ठीक है, ये आपका डीसी है। दिस इज द ओनली डीसी मशीन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, जल्दी बोलो। इन चारों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की। सिंपल है, चलो। अगर इसमें, अच्छा एक बात और, दूसरा क्वेश्चन। अगर
हमारे इंडस्ट्री में ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे जेई के क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान सुनो। आपको बस ABCD में बताना है, ABCD। इंडक्शन मशीन की इफिशियंसी कम होती है। सॉरी यार, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना, बीच बीच में यार खांसी भी एकदम से ठीक नहीं। हाँ यार, गर्म पानी। ओके भाई साहब, ऐसे टाइम काटना मेरे लिए ज्यादा आसान है, बैठ के तो कटता ही नहीं टाइम मेरा। ओके, तो आप बताओ, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में कौन सा इन चारों में से ABCD में से क्या यूज किया जाता है इंडस्ट्री में? इंडक्शन मशीन, वेरी गुड। इंडक्शन मशीन नहीं, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर तो हम यूज ही नहीं करते, हम इंडक्शन। अच्छा, एक बात बताना, जैसे कि ये जो ये जैसे आपके सामने अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं, इंडक्शन मशीन, तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा और इंडक्शन जनरेटर हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं सिंक्रोनस मशीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा, सिंक्रोनस जनरेटर हो जाएगा। अगर मैं आप DC मशीन, यहाँ भी दो चीजें हो जाएंगी, DC जनरेटर, DC मोटर। अब मुझे बताना, इसमें मोटर ज्यादा यूज होता है जनरेटर? मोटर, चलो ठीक है। 80 to 90% इंडस्ट्री क्या यूज करती है? मोटर। ये बहुत रेयर यूज होता है, क्या खास बात है? इट नीड्स रिएक्टिव पावर। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी नॉट, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। इसमें बताओ, सिंक्रोनस मोटर में क्या यूज होता है? मोटर या जनरेटर? जनरेटर। ठीक है, और और ये बहुत हाई रेटेड पे, मतलब जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं हम क्या यूज करते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, DC मशीन। इसमें बोलो अब, DC जनरेटर, DC मोटर? मोटर। मेनली किसके लिए? मेनली किसके लिए? स्पीड कंट्रोल के लिए। किसके लिए? मेनली स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ट्रैक्शन भी वही है, स्पीड कंट्रोल ही है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपकी, तो ये बेसिकली आपका कब, मतलब एक ओवरव्यू था, अभी आधे घंटे पौने घंटे से मैं आपको पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बता रहा था। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी फिलहाल तो पढ़ना क्या क्या है ट्रांसफार्मर में। देखो, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। चलो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर दो, ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर दो, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या? मतलब एक, ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पावर को क्या करता है? इलेक्ट्रिक, हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट में क्या करता है? चेंज करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है। पावर ट्रांसफॉर्म नहीं करता, एक्चुअली क्या करता है? वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है।
वोल्टेज और करंट को बढ़ाता घटाता है। ठीक है। अब तो क्या इसमें पावर इंक्रीज हो जाती है? क्या अगर इधर 100 केवीए है तो क्या इधर भी 100 केवी हो जाता है? नहीं। ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, अभी मैं इतने क्वेश्चन आपसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछने वाला हूँ, कम से कम 10-12 तो पूछ ही लूंगा। ठीक है। तो अपने अभी थोड़ा सा नॉलेज बचा के रखो। ओके। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें, सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में क्या आ जाएगा? सिंपल की एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। जो कि पावर, जैसे कि होता है ना, पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे ट्रांसफर करता है। ठीक है। पावर ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर। तो आप बताओ, पावर ट्रांसफर कर रहा है, पावर ट्रांसफॉर्म कर रहा है? बोलो। पावर ट्रांसफर कर रहा है, पावर ट्रांसफॉर्म कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब यहाँ पे पावर क्या कर रहा है? ये ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक। चलो, अब यहाँ पे ये तो मान लो बेसिक डेफिनेशन हो गया इसमें। चलो, अब ये देखो, ये होता है तुम्हारा बेसिक सा कंस्ट्रक्शन। चलो इस पे आते हैं एक बार। पहले ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस। ये सबको पता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस मतलब कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। चलो, ये कैसे कनेक्टेड होता है? इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली? आगे से ना कभी कोई बोले ना कि ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकली कपल्ड है या मैग्नेटिकली कपल्ड है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है या नहीं है, तो आप ना एक जल्दीबाजी मत करना। आप उससे ये बोलना कि पहले आप मुझे बताओ आप कौन सा ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो, कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पहले आप ये पूछना कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो। ठीक है। अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पूछ रहे हो, अगर टू, देखो यार, एक होता है कि एक तो मतलब बहुत ऊपर ऊपर से पड़ा हुआ है, एक होता है एकदम मतलब कि एकदम से डेप्थ में जाके पड़ा हुआ, तो वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद रियलाइज होते चले जाएंगे। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलो, इलेक्ट्रिकली क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रिकली क्या होता है? आइसोलेटेड। और मैग्नेटिकली क्या होता है? कपल्ड। चलो इधर आ जाओ, अब इसका बोलो इलेक्ट्रिकली क्या है? कनेक्टेड। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना? ठीक है। किसी को डाउट होगा तो यार क्लियर कर लेना, अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो बता देना। अरे यार, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड और मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है। चलो, तो एक गलती आप इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड क्यों, किसमें? ये वाला पूछ रहे हो सुखजिंदर? सुखजिंदर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज देखो,
देखो, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड का मतलब होता है वायर को वायर का डायरेक्टली कनेक्ट होना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो रेड वायर है और ये जो ग्रीन वायर है, क्या आपस में कहीं दूसरे में कनेक्शन दिख रहा है आपको? क्या आपको रेड वायर ब्लू वायर में कोई कनेक्शन दिख रहा है सुखजिंदर? तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बोलोगे या आइसोलेटेड बोलोगे? क्लियर हो गया सुखजिंदर? मतलब इलेक्ट्रिकली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेसिकली। मतलब वायर, प्राइमरी का वायर सेकेंडरी का वायर कनेक्टेड नहीं है। और यही वजह है कि हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ताकि अगर एक बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे फॉल्ट हो गया तो क्या प्राइमरी पे फॉल्ट का करंट आएगा? प्राइमरी पे कोई डैमेज होगा? जल्दी बोलो। नहीं होगा। और यही वजह है कि ट्रांसफार्मर हम आइसोलेशन के लिए भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज नहीं करते हम। ट्रांसफार्मर आइसोलेशन के लिए भी यूज करते हैं, और जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करना है तो उसका टर्न रेशियो क्या होगा? 1:1। आगे बात समझ में? ठीक है। तो आइसोलेट, सिंपली आइसोलेट प्रोवाइड करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो, 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? चलो, अब बताओ क्या क्या कांस्टेंट होता है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। फिर ट्रांसफार्मर में क्या क्या कांस्टेंट होता है? क्या क्या कांस्टेंट होता है? सबने पढ़ा हुआ है यार, ट्रांसफार्मर पढ़ते हो। चलो, फ्रीक्वेंसी, पावर, ओके, फ्रीक्वेंसी, पावर, और कुछ? पैरामीटर अभी तो लॉसेज पे बाद में आएंगे। एमएमएफ, एमएमएफ, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एमएमएफ। ठीक। हाँ, अभी अभी रोक के रखा हुआ, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओके, एक बात ये भी बताओ, क्या बोलते हैं, क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताओ ट्रू है फॉल्स है? ट्रांसफार्मर इज एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ट्रू और फॉल्स? ट्रांसफार्मर इज ए एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। वेरी गुड। ट्रांसफार्मर इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर मैं बोलता इंडक्शन मोटर इज एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ट्रू और फॉल्स? इंडक्शन मशीन। ट्रू। तो जितने भी रोटेटिंग मशीन है, जितने भी रोटेटिंग मशीन है, सारे क्या है? एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। क्या ये बात सबको क्लियर है? कैसे, कहाँ वो एनर्जी कहाँ सेव होती है, किस फॉर्म में सेव होती है, सब सब डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस। ट्रू। इस लाइन को लिख लो। ये सारे कलेक्ट, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन ना कलेक्ट किए हो कि इस मतलब वो होता है कि फीचर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये सारा कहीं ना कहीं पूछा गया। तो ट्रांसफार्मर इज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस, क्योंकि जब आप फेजर डायग्राम बनाते हो, अगर आपको याद हो, तो प्राइमरी का इधर आता है और सेकेंडरी का जस्ट इसके अपोजिट आता है। क्या ये बात सबको याद है? E1 यहाँ पे आता है और E2 यहाँ पे आता है, जस्ट अपोजिट। ये हम देखेंगे। तो अब बताओ फेज शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस। ओके। एक और है, ट्रांसफार्मर इज अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, नेगेटिव फीडबैक सर्किट। बोलो, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, नेगेटिव फीडबैक सर्किट। एक बात बताओ, अगर तुमने एम्पलीफायर पढ़ा था, जब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा था तो उससे हमने क्या बोला था? पॉजिटिव, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। याद करो जल्दी। जब हमने एम्पलीफायर एम्पलीफायर पढ़ा था तो क्या बोला था 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे? नेगेटिव। तो ट्रांसफॉर्मर, अरे भाई क्या कर रहे हो दिनेश, 180 पे तो नेगेटिव बोला था ना। नेगेटिव फीडबैक बोला था नहीं इसको? मतलब जब सप्लाई दिया था हमने नेगेटिव पे, तो क्या बोला था? नेगेटिव। और इसमें फेज शिफ्ट कितने का हुआ था? 180 का। 180 का हुआ था ना? याद आया? ठीक है। तो अगर यहाँ पे 180 डिग्री की फेज शिफ्ट आ रहा है तो इसे हम क्या बोले फिर ट्रांसफॉर्मर को? नेगेटिव फीडबैक सर्किट या पॉजिटिव? ठीक है, डन। ये सारे पॉइंट समझ कर रहे हो ना? मतलब ऐसे कुछ रटने वाला सीन नहीं है ना? सारी चीजें रिलेट कर रहा हूं। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मर कितना टर्मिनल डिवाइस है? कितना टर्मिनल डिवाइस है? हाउ मेनी टर्मिनल्स ट्रांसफॉर्मर हैव? हाउ मेनी टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर हैव? भाई साहब, वो चाहे ऑटो हो चाहे टू वाइंडिंग हो, फोर टर्मिनल होना ही होना है, दो इनपुट के लिए दो आउटपुट के लिए। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रही है? सब लिखते चलना। ट्रांसफॉर्मर इज अ फोर टर्मिनल डिवाइस। अब देखो यार, तुम यही गलती करके आ जाओगे फिर। फेज का नहीं होगा सर, जैसे थ्री फेज हुआ तो। अभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चल रहा है यार, थ्री फेज एकदम अलग से डील करेंगे हम। भाई बड़ा सा टॉपिक लिखवाऊंगा, ऊपर लिखवाऊंगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अभी सिंगल फेज चल रहा। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, ट्रांसफार्मर कितना पोर्ट नेटवर्क है? सिंगल पोर्ट और टू पोर्ट? ट्रांसफार्मर इज अ टू पोर्ट नेटवर्क। देखो, टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब, टू पोर्ट का मतलब होता क्या है, समझना जरा मेरी बात। जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है। अब जैसे देखो, ए इनकमिंग जाने के लिए करंट, आने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड वन पोर्ट। और यहां पे दिस इज कॉल्ड सेकेंड पोर्ट। ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, ये मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, नेटवर्क में पढ़ाया हुआ है।
मान लो ये लोड है। अब आप मुझे बताओ ये सिंगल पोर्ट है, टू पोर्ट है? ये नेटवर्क सिंगल पोर्ट है, टू पोर्ट है? जल्दी बोलो। ये क्या है? ये देखो, एक एक करंट है जाने के लिए, एक करंट आने के लिए, सिंपली। तो सिंपली ये क्या है? सिंगल पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल पोर्ट। ठीक है। मतलब कहने का मतलब दो अलग अलग, इस पूरे सर्किट में क्या दो अलग अलग करंट होंगे? बोलो, क्या दो अलग अलग करंट और दो अलग अलग वोल्टेज होंगे? नहीं। बट यहां पे क्या दो अलग अलग करंट होंगे? प्राइमरी का करंट कुछ और होगा, सेकेंडरी का कुछ करंट और होगा। यस या नो? तो जब भी आपको, अगर अगर जैसे अभी यहाँ पे एक एक पोर्ट और लगा देता मैं, ठीक है, तो यहाँ पे I3 कर देता, तो काइंड ऑफ दिस इज थ्री पोर्ट नेटवर्क। आ रही बात समझ में सबको ना? ठीक है। ओके। तो एक पॉइंट हो गया ट्रांसफॉर्मर टू पोर्ट नेटवर्क। आगे समझो। एक बात बताओ, इसमें किस ट्रांसफार्मर में किसका लेवल चेंज करते हैं? किसका लेवल चेंज कर सकते हैं हम? अच्छा, पावर का, वोल्टेज का और करंट का। ठीक है, इनका लेवल हम चेंज कर सकते हैं। कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ओके। अब एक आ, अगर आप एक सप्लाई पे चलेगा, एसी पे चलेगा, डीसी पे चलेगा? क्या होगा अगर डीसी दोगे तो? क्या होगा अगर डीसी दोगे तो? प्राइमरी बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। कैसे बर्न होगा वो सारा कुछ अभी देखेंगे। एसी पे ऑपरेट किया जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, ये सारे में फीचर्स बता रहा था, धीरे धीरे हमने कम से कम 8 से 9 पॉइंट डिस्कस किए, और ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। तो इन 8-9 पॉइंट में किसी को, किसी भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? दिस इज द फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो, हमने यहाँ पे, ठीक है, चलो, हमने दो चीजें देखो। मेरा पहला टॉपिक था डेफिनेशन, जो तो डेफिनेशन सिंपल सा लिखवा दिया। सेकंड टॉपिक था फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसको 8 से 10 पॉइंट हमने इकट्ठा कर लिए। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं। अब हम किस पे चलते हैं? वर्किंग प्रिंसिपल पे। ठीक है। एक बार मैं दिखा दूं मेरा पैटर्न क्या होने वाला है पढ़ाने का। एक 3 टॉपिक हो जाएंगे। जैसे देखो, उसके बाद हम फिर कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? कोर, और कोर के टाइप्स, लाइक कोर टाइप, सेल टाइप। उसके बाद विंडो फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर, कंजर्वेटर टैंक, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बुशिंग, ब्रीदर, ट्रांसफार्मर ऑयल, फिर वाइंडिंग्स। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मतलब इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स पता होना चाहिए, और हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस करा, एक डिफिनीशन और एक आपका फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल की। ठीक है। ओके। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो होता क्या है कि बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन। चलो, म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर उससे पहले आप क्या करो, पहले फैराडे के बारे में देखते हैं। फैराडे ने बोला क्या था? क्योंकि पूरी हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्हीं के इशारों पे चलती है। समझना, रटना नहीं है, समझना है। ओके।
अगर आपको, मान लो आप बीटेक फर्स्ट ईयर में चले गए, ठीक है, आपसे बोला गया भाई साहब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, आप बताओ क्या क्या दूं मैं, या फिर एक सेमेस्टर लगा के चले गए घर पे, घर वालों ने बोल दिया बताओ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने, बोलो क्या क्या दूं, तो आप क्या क्या मांगोगे उनसे, मुझे बता दो। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलना, ऐसी बातें मत बोलना जिससे घर वाले जूते चप्पल लेके दौड़ा लें। उनसे क्या क्या मांग, मतलब ऐसे कि क्या 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 रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। पैसे ही देना था तो पावर प्लांट को दे देंगे, तुम्हें क्यों देंगे पैसे, घर वाले बच्चों को अपने, उनको तो वैसे भी तुम्हें भरोसा नहीं होगा। दो चीजें बोली, आ, क्या बोलते हैं, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इसमें ना देखना, एक बार एक काम करता हूं मैं आपको ना तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे यहीं पे आपके सामने सारा पोस्टमार्टम करता हूँ। सबसे पहले आप बोलोगे कि यार कंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। खांसी चली है यार। और एक थर्ड वन, अब जैसे कुछ लोगों ने बोला कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि कंडक्टर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मुझे बताओ कि आप इसमें से किसको रोटेट कराना चाहोगे, कंडक्टर को या मैग्नेटिक फील्ड को, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो। मेरी बात ध्यान से सुनना। वेरी गुड, किसी को भी रोटेट करा लो। यार जो लोग बोल रहे हो कंडक्टर, जो लोग कंडक्टर बोल रहे हो, वो मुझे आंसर दो, क्या तुम्हारे ट्रांसफार्मर का कंडक्टर मूव कर रहा होता है क्या? जो लोग कंडक्टर बोल रहे हो, क्या आप मुझे बताओ क्या आपका ट्रांसफार्मर कंडक्टर मूव कर रहा होता है? अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो क्या उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है? ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है ना। आगे बात समझ में, दोनों को भी नहीं कर रहे होते सर। देखो, आप एक को भी कर सकते हो, दो को भी कर सकते हो, दूसरे को भी कर सकते हो, मतलब पहले को भी कर सकते हो, दूसरे को भी कर सकते हो, दोनों को भी कर सकते हो, बट द ओनली कंडीशन इज देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। एक सिंपल सा स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, क्या चाहिए मुझे? आई नीड रिलेटिव मोशन। जैसे एक बात समझो आप, जसमीत, आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो, तो क्या बोल रहा था? रिलेटिव मोशन, हाँ। क्या होता है रिलेटिव मोशन, पहले थोड़ा फिजिक्स समझते हैं। जैसे आप किसी बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो और आपके जस्ट पैरेलल में चल रहा है आपका दोस्त, आप 10 किलोमीटर से जा रहे हो और आपके जस्ट पैरेलल में चल रहा है आपका दोस्त, आप बताओ आपके और दोस्त के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है? जीरो। जसमीत, बात समझ में आई कि नहीं?
ठीक है। तो अगर एक कंडक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दोनों को साथ साथ रोटेट कराओगे तो क्या कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? आंसर इज नो। आगे बात समझ में। तो अगर एक अच्छा, अगर आप एक दूसरी बात बताना, अगर आप खड़े हो, आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी है दोस्त की, मतलब दोस्त की रिलेटिव स्पीड आपसे कितनी है? 10। 10। तो कहने का मतलब अगर मैंने कंडक्टर को स्टेशनरी रखा और मैग्नेटिक फील्ड को वैरी किया तो क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? बोलो, होगा ना। अगर आपने अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा, स्टेशनरी रखा, कंडक्टर को मूव करा, या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रखा, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा, दोनों ही केसेस में क्या होगा? रिलेटिव मोशन तो आएगा। यस या नो? जैसे होता ना कि तीन चीजें हैं, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट करना है। पहला केस, ए को चला दो, दूसरा केस बी को चला दो, तीसरा केस ए और बी दोनों को चलाओ, बट साथ साथ ना चले, बस इस बात का ध्यान रखो। यस या नो? ए और बी दोनों को चलाओ, बस साथ साथ ना चले, इस बात का ध्यान रखो। नॉट टुगेदर। सर दोनों डिफरेंट स्पीड से भी रोटेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूं। ए मान लो 10 किलोमीटर से जा रहा है, 5 किलोमीटर से जा रहा है, तो दोनों को आप अलग अलग से ले जाओ तो स्टिल अभी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तो आ ही जाएगा ना। अगर दोनों चला रहे हो, बट देखो चला लो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बात का ध्यान रहे कि दोनों का क्या ना सेम रहे, स्पीड सेम ना रहे। अगर एक को 10 से चला रहे हो तो दूसरे को 5 से चला लो, एक को 10 से चला रहे हो दूसरे को 9 से चला लो, बट 10 से इसको चला रहे हो तो उसको भी 10 से मत चलाओ, दैट्स इट। तो तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है तो दो चीजें चाहिए होंगी, क्या? तीन चीजें, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करने के कितने तरीके? जल्दी बोलो। तीन तरीके। या तो कंडक्टर को मूव कराओ, या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराओ, या तो बोथ दोनों को मूव कराओ, बट नॉट एट सेम स्पीड। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कराने के तीन तरीके, या तो कंडक्टर मूव करा दो, या तो मैग्नेटिक फील्ड, या तो दोनों को करा दो बट सेम स्पीड से ना कराओ। चलो अब देखना ध्यान से। अब तीन केसेस बनाते हैं, सारे केसेस बनाते हैं, और तुम बताना कि मैं किसकी बातें कर रहा हूं। सारे केसेस बनाते हैं। सबसे पहले कंडक्टर को करा दिया हमने स्टेशनरी। अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराने के कितने तरीके हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराने के कितने तरीके हैं? क्या क्या? पहला पहला आप एक मैग्नेट ले लो और उस मैग्नेट को क्या कर दो? घुमा दो। यस या नो? एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट को घुमा दो। यस या नो? जल्दी। मैग्नेट लो, मैग्नेट को घुमा दो, या जो हाथ में बचपन में खेलते हैं उसी मैग्नेट को घुमा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है ना। ठीक। दूसरा तरीका देखो, अगर 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 आपने किसी कंडक्टर में सप्लाई दिया, तो बताओ यहां पे स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या डायनामिक? अगर आपने इसमें सप्लाई दिया तो कैसा? वेरी गुड। कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा? डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। नहीं जसमीत, उल्टा बोल रहे हो आप, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने इसमें दिया डीसी, अगर आपने डीसी दिया
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक या डायनेमिक? अगर आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ है, स्टैटिक? नहीं शुभम कैसे बोल रहे हो यार, डायनेमिक कैसे बोल रहे हो यार? देखो स्टैटिक का मतलब क्या है कि फिक्स पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सारी चीजें तुम्हारी मशीन को आसान करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, मोर देन सफिशियंट है। समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो तुम्हारा एक एक कॉइल ले लिया, उसमें तुमने डीसी सप्लाई दे दिया। अगर तुमने डीसी सप्लाई दिया तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिक होगा डायनेमिक होगा? आंसर इज स्टैटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल ही रहेगा, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल ही रहेगा। आ रही बात समझ में? स्टैटिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, यस या नो? इधर आ जाओ। ए सप्लाई मैंने दे दिया एसी, सेम कंडक्टर। अब बताओ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टैटिक होगा डायनेमिक होगा? डायनेमिक। क्या होगा? डायनेमिक। चलो अब बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है, तो क्या मैं सही हूं? बोलो। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है, क्या मैं सही हूं? देखो, जब पॉजिटिव पॉजिटिव पल्स रहेगा, पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, जैसे ही यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है डायनेमिक है? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है डायनेमिक है? सॉरी एक ही बात है, मतलब डायनेमिक है कि कांस्टेंट स्टैटिक है? अभी माइंड एकदम स्टेबल नहीं है ना, हो सकता है कुछ अजीब अजीब बातें सुनने को मिल जाए। वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अभी बताओ स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का मतलब समझ में आ गया? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? विद द डीसी सप्लाई। डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? विद द एसी सप्लाई। ठीक, चलो अब आते हैं इधर। अब देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा बेसिकली, और अच्छा लगेगा अगर तुम लोग आंसर देते जाओगे। इसे इरेज कर दूं मैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है? अब समझते हैं यहाँ पे। कंडक्टर है स्टेशनरी। एक मिनट एक मिनट एक, यहाँ पे बनाते हैं ना। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी चलो ठीक। तो कंडक्टर मान लो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी है।
तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। नहीं, अगर इस एसी होता तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को डायनेमिक बोल देता ना जस्ट में। ठीक है, तो नो ईएमएफ। क्लियर? क्लियर? चलो इधर आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ। कंडक्टर आपका स्टेशनरी है, और कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में डायनेमिक। डायनेमिक मतलब एसी सप्लाई दिया हुआ है। बताओ ईएमएफ इंड्यूस होगा? होगा। अब मुझे बताओ ये एग्जांपल किसका लिया मैंने, जिसमें कंडक्टर स्टेशनरी होता है और ट्रांसफार्मर सप्लाई देते हैं हम एसी। वेरी गुड। अब मेरी बात सबको समझ में आ रही? मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब कंडक्टर को कंडक्टर को हम रखते हैं स्टेशनरी। चलो कंडक्टर को रोटेट कर रहा देते हैं, रोटेट। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को कर देते हैं यहां पे, इसको भी कर देते हैं रोटेटिंग, इसको भी कर देते हैं रोटेटिंग। मतलब एसी सप्लाई दे दिया है, एसी सप्लाई दे दिया और कंडक्टर को भी रोटेट करा दिया, और ए रोटेटिंग एसी दे दिया, मतलब सप्लाई दिया हुआ है वो डायनेमिक है बेसिकली। डायनेमिक एसी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायनेमिक। और एसी सप्लाई दे दिया। बताओ जरा ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, इस स्पीड इक्वल नहीं है, स्पीड इक्वल नहीं है। चलो होगा। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल किसका है ये? एग्जाम्पल किसका है ये देखता हूं मैं कितने लोग बता पाते हैं। कंडक्टर भी रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में आपने एसी सप्लाई भी दी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडक्शन मशीन क्या है? इंडक्शन मशीन। आज मैं सोच रहा हूं एटलीस्ट क्लास खत्म होते होते ना, सर एसी मोटर नहीं बोल सकते। एक्चुअली बोल इसलिए नहीं सकते ना, अभी जब मैं एसी तो सिंक्रोनस भी होता है, समझ रहे हो? एसी तो फिर वो भी इंक्लूड करने लगेगा। अभी जैसे यहां पर देखो, कंडक्टर रोटेट, रोटेट कर रहा है, कंडक्टर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। हाँ ठीक है, रोटेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक है, बट डीसी सप्लाई के साथ डायनेमिक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेरी गुड। एक्चुअली याद करो, जब आप ना, अभी अभी मैं कुछ देर पहले आपको डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बीच में ये सिंक्रोनस मशीन दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है डी वाला सिंक्रोनस मशीन। अब इसके बीच में जो ये सप्लाई दोगे, कौन सा सप्लाई दोगे? एक्साइटेशन क्या होता है? एसी या डीसी? एक्साइटेशन क्या होता है? डीसी होता है। एक्साइटेशन डीसी होता है। अब डीसी दे रहे हो तो आपका जो प्राइम मूवर है, इसको आप रोटेट करवाते हो ना? यस या नो? रोटेट करवाते हो, रोटेट करवा के क्या करवा देते हो? लॉकिंग करवा देते हो। तो लॉकिंग करवाने से क्या होता है? आप बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग है या स्टैटिक है?
अगर आपने उसे मूव करा दिया, लॉक करा दिया, तो हमेशा मूव करता रहेगा ना। आगे बात समझ में? बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कहाँ पे लगेगा? चलो, तो अब देखो, इधर आ जाता है। अरे उसी को खोज रहे यार। हाँ केवल था। हाँ यार आया था। इसमें इसमें नहीं है। अच्छा इसमें, सॉरी सॉरी। ओके, तो ये डायनेमिक डीसी, मतलब इसमें हम रोटेटर को रोटेट करा देते, बेसिकली क्या हो जाता है, सिंक्रोनस मशीन। ठीक है। अच्छा, एक एक अब एक मुझे आप बताओ, डीसी मशीन का क्या सीन है? डीसी मशीन में क्या करता है कंडक्टर, क्या करता है, स्टेशनरी या रोटेटिंग? डीसी मशीन में कंडक्टर क्या है? रोटेटिंग है यार। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्टेशनरी है ना। यार अभी तो दिखाया था, नहीं समझे क्या? देखो ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। देखो यहाँ पे आ जाओ, दिखाया था डायग्राम, दिखाया, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है तुम्हें, स्टेशनरी रोटेटिंग? जब इसमें तुम सप्लाई दोगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स रहेगा, वेरिएबल रहेगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स रहेगा, वेरिएबल रहेगा? अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो हमेशा यहाँ पे नॉर्थ रहेगा ना, अगर यहाँ पे साउथ तो हमेशा साउथ रहेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड है। ठीक है। अब आप कंडक्टर क्या कराओगे, मूव कराओगे, रोटेट कराओगे। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टर किस केस में मूव करेगा? मोटर के केस, डीसी मोटर के केस में, डीसी जनरेटर के केस में? मेरी बात ध्यान से सुनना, कंडक्टर किस केस में मूव करेगा, रोटेट करेगा? डीसी जनरेटर के केस में, डीसी मोटर के केस में? मूव तो दोनों केस में करेगा, बट अगर मोटर रहेगा तो हम सप्लाई देंगे और जो ऑटोमेटिकली फोर्स बिल्डअप होगा उसकी वजह से रोटेट करेगा। बट अगर रोटर रहेगा तो हम उसे मूव कराएंगे, बट मूव दोनों में करेगा। ये बात क्लियर है सबको? डीसी मशीन का जो रोटर है वो तो मूव करेगा ही करेगा। अगर मोटर है तो हम सप्लाई देंगे, उसकी वजह से मूव करेगा, फोर्स लगेगा F इक्वल टू बी आई एल। और अगर वो जनरेटर है तो हम उसे मूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक। तो यहाँ पे
जो कंडक्टर है क्या है, रोटेटिंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्टेशनरी है। तो ये बेसिकली क्या हो चुका आपका, डीसी मशीन। अब बताओ ये चारों आपके समझ में आ गया। सोचो एक फैराडे लॉ की, फैराडे लॉ ने, अच्छा फैराडे लॉ की बात ही नहीं करी अभी हमने। अब देखो फैराडे ने बोला क्या था, उन्होंने ये बोला था कि, सिंपल ये बोला था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में फ्लक्स कटिंग होगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी लाइन बोली थी उन्होंने। उन्होंने क्या बोला था कि जब भी किसी कंडक्टर और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या फ्लक्स कटिंग होगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसी को बोला फैराडेज लॉ। आ रही बात समझ में। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अभी तक पिछले 10-15 मिनट से फैराडे लॉ के बारे में तो पढ़ रहे थे, उनकी कही हुई बातों को घुमा फिरा के पढ़ रहे थे, यस या नो। हम पिछले 10-15 मिनट से यही तो पढ़ रहे थे कि कौन एक को मूव करा रहे, एक को रोटेट करा रहे, और देख रहे हैं कि कौन कहां से कैसे कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो चाहे तो लिखो, लिख लो एक दो लाइन जो पहली बार लिखो, फैराडे लॉ। whenever whenever there is a relative motion between magnetic field and conductor, then an EMF will be induced in the conductor। ये हो गया फैराडेज लॉ। ठीक है, इसमें दो, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, चाहे तो लिख लो आप। ये क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो अगर ये फर्स्ट लॉ है तो सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। मतलब पहले में ये बताया कि भाई साहब होता है, दूसरे में ये बताया कि कितना होता है। आ रही बात समझ में। तो ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज फैराडेज सेकेंड लॉ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। रेड वाला फर्स्ट, और ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, दैट इज द सेकेंड। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में इसका क्या मतलब है,
कि कंडक्टर क्या रहेगा, स्टेशनरी। स्टैटिकली इंड्यूस्ड मतलब कि कंडक्टर क्या रहेगा, स्टेशनरी, सिंपल। ऑब्वियस सी बात है, मूव किसको करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। कंडक्टर क्या रहेगा, स्टेशनरी। और डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। मूविंग कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर स्टेशनरी, मूविंग कंडक्टर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब आपका मूविंग कंडक्टर। ठीक है, अब यहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी तो उससे थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ा सा स्टार्टिंग चाहिए होता है। लेंज लॉ, लेंज लॉ बहुत अच्छे से बताएंगे, इसको कल ही बताते हैं। अभी आज की क्लास में बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत? तो उसके बाद लेट ज्वाइन किए थे आप?